हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं जो नए लोग हैं जो कि आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए एक तरह से रूपरेखा क्या है इस आईएएस के लिए, आपको क्या करना है, उसका सिलेबस क्या है, कौन-कौन से पेपर आते हैं, किस पेपर में कौन-सा विषय आता है, उससे रिलेटिव ये वीडियो है। तो जो लोग ये जानते हैं वो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए हैं, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो वो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखेंगे तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि क्या पढ़ना, एक तरह से क्या-क्या चीज़ें आती हैं इसमें, कौन-कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आईएएस के अंदर 3 स्टेप होते हैं, ये बताना चाहूँगा मैं। पहला होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, और दूसरा होता है आपका मेंस मुख्य परीक्षा, तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्या होता है। तो देखिए, आपके सामने ये मैंने सिलेबस रखा हुआ है जो कि यूपीएससी के द्वारा जो निकाला जाता है हर साल, उसी में से देखेंगे हम चीज़ें। देखिए, पहला जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, आपको बता दूँ मैं, जिसमें प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का होता है। प्रत्येक यानी प्रश्न पत्र 200-200 अंकों का होता है, यानी 400 नंबर का पेपर होता है। और जो कि दोनों ही बहुविकल्पीय प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें बता दूँ कि पिछली साल से 2015 से जो सेकंड पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें आपको केवल 33% नंबर लेके आने हैं। यानी 200 नंबर का प्रश्न पत्र है तो आपको केवल कितने लेके आने हैं, 66 नंबर लेके आने हैं बस। और ये नंबर आपको क्लियर करना है बस। इसके नंबर आपके जो टोटल मेरिट होती है उसमें नहीं जुड़ेंगे। और जो फर्स्ट पेपर होगा आपका, जिसे सामान्य अध्ययन का बोला जाता है फर्स्ट पेपर, उसके नंबर पर आधारित मेरिट आपकी बनेगी। तो ये एक तरह से आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। और ये पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आप किसी भी भाषा में दे सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा को, और मेंस को भी किसी भी भाषा में दे सकते हो, बता दूंगा मैं आपको आने आने वाले थोड़े से टाइम में। और इसके बाद जब आप मेरिट क्रॉस कर जाते हो प्रारंभिक परीक्षा की, तब जाके आप मेंस तक पहुंचते हो। और ये जो है बहुविकल्पीय प्रकार का है। अब देख लेते हैं मेंस में क्या है, थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं केवल। हम आने वाले समय में तो बात करेंगे ही अच्छे से, डिस्कशन। तो देखिए, इसके बाद आती है आपकी प्रधान परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा। इसमें क्या होता है, जो पहला पेपर होता है आपका, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है, वो होता है आपका जो भारत की जो भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, यानी 22 भाषाएं हैं इस समय, जिसमें हिंदी और कन्नड़ और गुजराती इस टाइप की भाषाएं हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, मतलब उनमें से आप एक भाषा चुन सकते हैं कोई भी। और ये 300 अंकों की होती है। और इसमें केवल आपको क्या करना है, पासिंग मार्क्स चाहिए। और इसमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, केवल 25% लेके आना है। यानी 25 का मतलब कितना हो गया, 300 का 75 नंबर आपको इसमें लेके आने हैं। और ये बहुत ही आसानी से पास हो जाता है। ये मैं भी थोड़ा डरा डरा रहता था जिस समय मैं एग्जाम देता था, लेकिन मैंने अपना मेंस का पेपर दिया तो मैं थोड़ा परेशान था। इसकी वजह से मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसमें आप देख लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको वो वीडियो, स्क्रीन पर आ जाएगा। तो उसमें अब बड़े आसानी से पास हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में और इंग्लिश में भी, हाँ, इंग्लिश भी जो होता है पेपर, ये भी अनिवार्य होता है। इंग्लिश का जो अनिवार्य होता है, सभी को देना होता है। इनमें से तो आप छाँट सकते हो, एक पेपर दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश का अनिवार्य पेपर होता है। ये भी 300 अंकों का होता है। इसमें भी आपको 75 नंबर लेके आने होते हैं। और इंग्लिश में जो कमज़ोर हैं वो बिल्कुल घबराएँ ना। वो जब मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो मुझे एक तरह से आप देख सकते हैं, मुझ जैसा व्यक्ति भी इंग्लिश में पास हो गया था मेंस में। तो ये समझिए कि कोई भी पास हो सकता है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लेना कि कैसे नंबर आए मेरे और क्या-क्या किया था मैंने। तो और एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूँ, ये अनिवार्य प्रश्न पत्र हैं जो 300 दूनी 600 नंबर के, इनके नंबर आपके जो टोटल मेरिट होती है मेंस की, उसमें नहीं जुड़ते हैं। यानी कि ये केवल आपको पास करने हैं। इसके बाद आपका जो जिनके पे नंबर जुड़ते हैं, वो देखिए आप कौन-कौन से पेपर होते हैं। देखिए, पहला पेपर होता है निबंध का। और ये सारे जितने भी मेंस में पेपर होते हैं, ये केवल डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि आपको लिखने होते हैं हाथ से वहाँ पर, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। ये बिल्कुल नए सिरे से जो एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं, या जिनको नॉलेज नहीं है, उनके बारे में बता रहा हूँ मैं, उनको बता रहा हूँ। तो ये जान लें थोड़ा-सा। देखिए, पहला पेपर जो होता है निबंध का होता है, जिसके नंबर जुड़ते हैं। अब यहाँ से वो वाले पेपर स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो निबंध का पेपर होता है 250 अंकों का होता है, ये ध्यान में रखें।
और सामान्य अध्ययन के जो 4 प्रश्न पत्र होते हैं। सामान्य अध्ययन का जो पहला प्रश्न पत्र होता है, मेंस की बात कर रहे हैं हम, जो 250 नंबर का होता है। यहाँ से आगे जितने भी प्रश्न पत्र होंगे वो 250 नंबर को ही होंगे। तो पहला जो प्रश्न पत्र होता है उसमें क्या-क्या आता है? भारतीय विरासत और संस्कृति, यानी इतिहास से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, हमारी प्राचीन और मध्यकालीन एक आध सवाल आ जाता है। और विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, तो इनको हम डिटेल में बिल्कुल बात करेंगे। पहले ओवरव्यू देख रहे हैं हम। और जो सेकंड पेपर होता है, यानी कि सामान्य अध्ययन का, तो उसमें क्या होता है सेकंड पेपर में? शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और जो थर्ड पेपर होता है उसमें क्या होता है? प्रौद्योगिकी, यानी टेक्नोलॉजी, आर्थिक वि आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। आप घबराएं ना, बिल्कुल इन चीज़ों को हम एक-एक करके आसानी से देखेंगे। और जो फोर्थ पेपर होता है वो आपका नीति शास्त्र का होता है। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि। और ये आप सोचेंगे आप कहाँ से पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है फोर्थ पेपर के लिए, आप घबराएं ना बिल्कुल। और बस आप सुनते रहें थोड़ा सा ओवरव्यू। और बाकी का आपका बहुविकल्पीय जो वैकल्पिक जो विषय होता है, यानी कि ये तो हो गए, एक हो गया निबंध का आपका। दूसरा पेपर कौन सा हो गया? आपका सामान्य अध्ययन का, यानी कि सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हो गए। और 2 जो पेपर होते हैं आपके, एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है आपको। आपको थोड़ा-सा जानकारी हो तो एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो आप। मान लीजिए आपने बीएससी कर ली, तो आप बीए वाले सब्जेक्ट ले सकते हो। मान लो किसी ने मेडिकल साइंस वाला तो खैर जानता ही होगा। यानी कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। कहने का अर्थ ये है, बीए और एमए से कोई संबंध नहीं है इसका। ये ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में रख लीजिए। फिर 2 पेपर होते हैं इसके। पेपर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर, दूसरा पेपर। ये भी 250 अंकों का होता है। तो लिखित परीक्षा का जो योग होता है वो होता है 1750 अंकों की। और एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, जिनको जानकारी नहीं होगी, कि जो प्री के जो नंबर होते हैं वो आपके मेंस में नहीं जुड़ते हैं। प्री केवल आपको क्वालीफाई करना होता है बस, मेरिट के आधार पर। इसके बाद आपका 275 नंबर का क्या होता है? व्यक्तिगत परीक्षण, यानी कि इंटरव्यू जिसे बोला जाता है, वो होता है 200। और टोटल ये होता है 2025 नंबर का। तो थोड़ा इसके अंदर की चीज़ें जान लेते हैं। देखिए ये चीज़ बताई गई है इसमें, जो कि इंग्लिश और हिंदी के जो अनिवार्य प्रश्न पत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, जिनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल पास करने होते हैं वो। तो वो केवल आपके 10th लेवल के लगभग आते हैं, तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप मेंस देंगे तो वो किसी भी भाषा में आप दे सकते हो। हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, कोई भी भाषा हो। देवनागरी लिपि में लिखना है, वही नॉर्मल चीज़ें हैं ये तो, बहुत ही आसानी से। लेकिन आप सब्जेक्टों की थोड़ी सूची बता देता हूँ। जो आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है ना अलग से, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, तो वो कौन-कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? जैसे कृषि विज्ञान है, पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, प्रबंधन, यानी लगभग सारे ही सब्जेक्ट होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, और आप हिंदी और ये अलग से भी ले सकते हो। आप साहित्यिक भाषा भी, भाषा से संबंधित प्रश्न भी, अ, जो सब्जेक्ट है वो भी ले सकते हैं। हिंदी हुई, जैसे अंग्रेजी हुई, ये भी ले सकते हो आप। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ये विवरणात्मक प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। ये 3 घंटे का जो लिखित वाला पेपर होता है, प्रत्येक प्रश्न पत्र, चाहे वो निबंध का हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, चाहे जीएस का हो, वो तीनों के तीनों ही, वो सारे ही 3 घंटे के होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा-सा आपको एक तरह से किस प्रकार से परीक्षा होती है इस बारे में बताया, जिसमें हमने देखा कि प्री होता है पहले, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें से सेकंड पेपर होता है, उसमें केवल क्वालीफाई करना होता है प्री वाले में। ये चीज़ बताई। प्री के आधार पर ही एक तरह से मेन, जो प्री में मेरिट के आधार पर ही मेंस में बैठते हैं। मेंस में आपने देखा कि 2 पेपर अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के। और आपके उनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल पास करना होता है। और उसके अलावा निबंध का पेपर होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, और 2 जो है सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, और एक अंत में इंटरव्यू होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ये देखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक-एक करके प्रारंभिक परीक्षा में जो है कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो उनको देखने की कोशिश करेंगे। और प्रधान परीक्षा में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, महत्वपूर्ण है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें हम सीरीज के तहत इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिविल सर्विसेज से रिलेटिव आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे बताएं कमेंट में, वो आपको मिलती रहेगी। और मैं वीडियो आगे बनाता रहूँगा किस प्रकार से तैयारी आपको करनी है। और लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे एक ओवरव्यू के रूप में हमने वो वीडियो बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि आईएएस की परीक्षा जो है 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक और मुख्य और इंटरव्यू। तो आज हम प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस है उसमें से देखेंगे कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और उसका सिलेबस एक्चुअल में क्या है और हमें सिलेबस के अलावा जो है क्या करना चाहिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 घंटे की परीक्षा होती है, प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में पहला जो प्रश्न पत्र होता है, उसी के नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। तो ये जान लेना सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है? देखिए, सिलेबस में जो दिया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ, यानी जो करंट से रिलेटिव राष्ट्र के अंतर्गत जो भी घटनाएँ घट रही हैं और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही हों, तो उन पर आपको पैनी नज़र रखनी है। और ये कितना इम्पोर्टेंट है समसामयिक घटना, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने जो पहला पॉइंट ही एक तरह से इसको दिया है, तो पहला पॉइंट दिया है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और लगभग जैसा ट्रेंड चल रहा है अभी इस समय, पिछले 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 जो साल की तो बात नहीं करते, क्योंकि लगभग 75% ही करंट पर आधारित रहा था। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भी लगभग करंट पर ही एक तरह से उनका फोकस होगा। क्यों होगा उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे कभी। देखिए, दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो हमें राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से पढ़ना है। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब ये 1857 से लेके 1947 तक का इतिहास आ जाता है उसमें, राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं इसमें। और भारत का इतिहास से संबंधित है, प्राचीन इतिहास में जो भी घटनाएँ घटित हुई हैं। हालाँकि राजनीतिक इतिहास आजकल नहीं पूछा जा रहा है। थोड़ा बहुत जो पूछा जाता है वो केवल मध्यकालीन भारत से राजनीतिक इतिहास पूछ लिया जाता है। प्राचीन इतिहास के रूप में तो केवल सांस्कृतिक और स्थापत्य वगैरह ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इनको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक अलग-अलग फॉर्मेट में। तो ये हो गया आपका इतिहास। तीसरा अगला पॉइंट जो दिया है इन्होंने, भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। तो यहाँ पर एक बात आपको जान लेनी है कि भूगोल का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें पढ़ डालें आप। हाँ, एक बार आप रीडिंग ज़रूर लगा सकते हैं, जैसे कि 12th क्लास तक की जो भी बुक हैं आपकी, कोई भी, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आप जिस बोर्ड से हों, उसकी आप पढ़ सकते हैं 12th तक की बुक। हालाँकि पिछले साल का अगर ट्रेंड देखें तो केवल 3 क्वेश्चन ही आए हैं इसमें भूगोल से रिलेटिव। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आने वाले समय में नहीं आएँगे। हमें पूरी तरह से तैयार रहना है और आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और कौन-सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा एक तरह से। अभी हम केवल सिलेबस पे थोड़ा-सा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देखिए, भारतीय नेक्स्ट है आपका भारतीय राज्यतंत्र और शासन, यानी पॉलिटी और शासन, गवर्नेंस, जिसमें हमें हमें क्या देखना है, संविधान को पढ़ना है। संविधान की विशेषताएं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। राजनीतिक प्रणाली को समझना है अपनी, यानी संसद वगैरह को। और पंचायती राज को अलग से इन्होंने दिया, तो पंचायती राज को समझना है। लोक नीति क्या है वो समझनी है। अधिकारों संबंधी मुद्दे जो भी हैं, अधिकारों से कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे मानवाधिकार हुआ और आपका मौलिक अधिकार वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं अधिकारों संबंधित। तो इन कीवर्ड पर हमें थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, ये क्या पूछना चाहते हैं। देखिए, नेक्स्ट इन्होंने दिया है आर्थिक और सामाजिक विकास। इन्होंने कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं करी है, इकोनॉमिक्स, आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करी है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है हमें, सतत विकास, विकास का क्रम, और आपका गरीबी, समावेशन यानी कि इंक्लूजन, जनसांख्यिकी। हमारे यहाँ पर एक तरह से युवा जनसंख्या है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरा ही टॉपिक डाल दिया जनसांख्यिकी। तो उनको रोजगार प्रोवाइड करने से रिलेटिव जो भी चीज़ आ जाएंगी वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, यानी सामाजिक क्षेत्र में कोई भी पहल की गई है, यानी नयापन है, इनिशिएट जो भी हैं, योजना परियोजना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट उन्होंने अलग से पॉइंट दिया है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे।
यानी हमें पर्यावरण के बारे में भी जानना है, जैव विविधता जिसमें आ जाएगी, और मौसम परिवर्तन संबंधी जो भी नियम कानून बने हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको थोड़ा सा जान लेना हमें जरूरी है। और जिनके लिए इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यानी इन्होंने देखिए कीवर्ड पर ध्यान दिए, उन्होंने क्या कहा है, कोई विषय के रूप में हमें नहीं पढ़ना है, केवल सामान्य सी जानकारी अगर इनके बारे में है हमारी, और हमने फोकस करके इन्हीं पर जो चीज़ें कही हैं इन पर हमने ध्यान केंद्रित किया, तो ये चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं। और आने वाली वीडियो में हम देखते ही रहेंगे जो भी चीज़ें मुद्दे हैं। और अंत में इन्होंने दिया जो है सामान्य विज्ञान। तो विज्ञान का मतलब ये नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं आता है इसमें। और फिजिक्स से रिलेटेड जो भी 10th तक की बेसिक जो नॉलेज होती है उससे जुड़ के क्वेश्चन आते हैं। और आपकी बायोलॉजी से जो भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो मनुष्य से संबंधित हैं, मैमल्स से संबंधित हैं, वो चीज़ें एक तरह से इसमें आ जाती हैं। तो बहुत ही कोई ज़्यादा खास विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है इसमें, बस आपको जनरल नॉलेज, एक जनरल जो है आइडिया होना चाहिए विज्ञान के बारे में। तो इन्हें आप, मैं बता दूंगा कैसे कवर करना है, क्या करना है। देखिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रश्न पत्र 2 के बारे में, जो कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। इसकी अवधि अवधि इम्पोर्टेंट नहीं है, अवधि 2 घंटे की होती है, ये 200 अंकों का ही होता है। लेकिन इसमें से महत्वपूर्ण ये है कि इसमें आपको केवल 33% अंक ही लेके आने हैं। ज़्यादा अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा जिन्होंने मैथ वगैरह ले रखा होगा, मैथ्स वगैरह 12th में, तो उसे तो भूल जाए, ना सुने इससे आगे तो ही बेहतर है, क्योंकि वो आराम से इतना कर देता है, इसमें इतनी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ख़राब है, जिनका जो नहीं ला सकते हैं बहुत सारे हैं, लगभग 10% लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। वो क्या करें इसमें, तो सिलेबस में दिया है उस पे ना जाएं। बोधगम्यता, संचार कौशल वौशल ये सब दिए, तार्किक कौशल, इन्होंने क्या कर दिया, अलग से दे दिया, ये चार्ट वार्ट ये सब दे दिए। आप जो मैथ्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, आप बस उसी को करते रहें और इसका पेपर देखें, सेकंड पेपर को देखें आप अच्छे से। आप केवल जो है इसका पेपर देख लें, बस उससे समझ जाएंगे। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से ले आते हैं। तो इसे भूल जाएं सेकंड पेपर को, एक तरह से ये मान के चलिए। आपको केवल फोकस करना है फर्स्ट पेपर पर, और आपको प्रारंभिक परीक्षा में जो है पहले प्रश्न पत्र पर ही अपना ध्यान फोकस करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करें, जो नए हैं बिल्कुल वो क्या करें एक्चुअल में, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, तो ये कहाँ से कवर होंगी, क्या लगता है आपको, न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट करिए, आता ही होगा डेफिनेटली। तो उसे क्या करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए डेली। और आपको बिल्कुल भी जो क्षेत्रीय स्तर की जो खबरें हैं उनको छोड़ दें बिल्कुल, केवल फर्स्ट पेज देखें अपना। जैसे कौन सा पेपर पढ़ें, सबसे पहले बात ये आती है, देखिए दैनिक जागरण को पढ़ लें आप। दैनिक जागरण, अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो दैनिक जागरण को ही प्रेफर करें। दैनिक जागरण में जो है केंद्र की जो नीति वगैरह है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे ढंग से आती हैं, और थोड़ा पॉजिटिव भी नज़रिया आपको एक तरह से देता है दैनिक जागरण, तो उसी को एक तरह से पढ़ें। तो फर्स्ट पेज पढ़ें, आर्थिक वाला पढ़ें, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय वाला है वो वाला पेज पढ़ें। और जो जो जहाँ से भी आप रहते हैं, जैसे मान के लिए मथुरा रहता है कोई, आगरा रहता है, या फिर बुलंदशहर कोई रहता है, तो वो खबरें बिल्कुल भी छोड़ दें आप, उनसे कोई लेना देना नहीं है आपका, ना कोई क्वेश्चन बनते हैं ना कुछ होता है। केवल आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो है घटनाएं न्यूज़पेपर से पढ़ना स्टार्ट कर दें। लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 घंटे आप न्यूज़पेपर को देना स्टार्ट कर दीजिए डेली, डेली का डेली। और जो भी कुछ आपको समझ में ना आए उसे नोट कर लीजिए, बाद में सर्च करके उसे देख सकते हैं जो भी नए लोग हैं। और इनमें से जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें हैं, इनमें से एक बुक लीजिए कोई भी आप, जो सबसे पहले एनसीईआरटी ले सकते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी ले सकते हैं। तो भारत का इतिहास पढ़ने के लिए आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, कवर कर लें, एनसीईआरटी बुक कवर करें, जिससे आपकी बेसिक नॉलेज हो जाएगी धीरे 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 धीरे। और मैं आपको बुक लिस्ट जो है प्रोवाइड करा दूंगा, अलग से बता दूंगा कौन कौन सी बुक लेनी है आपको, पढ़नी है। तो अभी केवल आप स्टार्ट कर दें न्यूज़पेपर अच्छे ढंग से पढ़ना। तो पहले हम पूरा खाका ही देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। और अगले वीडियो में आपको मेंस की जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, और उसकी बारीकियां जो भी हैं थोड़ी सी वो बता दूंगा।
और उसके लिए एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है वो भी चीज़ें बता दूंगा। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम प्रधान परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्री परीक्षा का सिलेबस देखा था, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले एग्जाम के लिए क्या चाहिए, सिलेबस देखना कि एक्चुअल में प्रश्न पत्र कौन कौन से हैं और उसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो चलिए आइए जल्दी से देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया था कि प्रश्न पत्र 2 से लेके 5 तक जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं और उनका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए जैसा कि इन्होंने खुद ही कहा है, यूपीएससी ने पहले ही मेंशन कर दिया है, प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवारों के समग्र बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना है, मात्र उनकी सूचना के भंडार और स्मरण शक्ति का आकलन करना नहीं है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको कोई चीज़ याद नहीं होती है तो इसमें बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते एक तरह से, क्योंकि उन्होंने खुद लिखा है ना कि भंडार, सूचना के भंडार की स्मरण शक्ति का आकलन नहीं करना है। तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाइए आपको क्या करना है। देखिए भारतीय भाषाएं और अंग्रेजी में जो प्रश्न पत्र होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका फॉर्मेट ये होगा, दिए गए गद्यांशों को समझना और संक्षेपण करना और शब्द प्रयोग और भंडार से संबंधित क्वेश्चन आएंगे और एक निबंध आएगा, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो चाहे हिंदी का हो अनिवार्य। और भारतीय भाषाओं में एक चीज बढ़ जाती है बस, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए एक एक प्रश्न यानी कि पैराग्राफ आता है, तो ये बस बढ़ जाता है। बाकी सारी चीजें इंग्लिश में जो पेपर होता है वो इसमें भी होता है। देखिए प्रश्न पत्र जो पहला होता है उसमें निबंध होता है। ठीक, अब हम निबंध की बात करते हैं जो 250 नंबर का आता है, जिसके नंबर जुड़ते हैं। तो निबंध देखिए क्या कह रहा है यूपीएससी, निबंध उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा, विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें। संक्षेप में लिखें, ये ध्यान में रखना है, संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा, यानी प्रभावशाली अगर कोई बात कह दिया आपने, कोई आइडिया दे दिया, उसके नंबर मिलते हैं इसमें। लोग कहते हैं नंबर क्यों नहीं आते हैं या फिर नंबर ज्यादा कैसे आते हैं लोगों के, तो ये सटीकता पर और प्रभावशाली यानी कि प्रभाव छोड़ देता है जो चेक चेक करने वाले पर, उसको नंबर दिए जाते हैं। अब देख लें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमने शुरुआत में थोड़ा ब्रीफली देखा था भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के काल के रूप में साहित्य और वास्तुकला के पहलू, मुख्य पहलू यानी साहित्य और वास्तुकला देखेंगे, ये ध्यान में रखना है। और 18वीं सदी के लगभग, 18वीं सदी का मतलब आप जानते हैं क्या है, 18वीं सदी का मध्य हो गया लगभग, ये मान के चलिए 1757 से लेके और उसके बाद का काल। तो 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और विषय, यानी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे उनके बारे में भी, और विषय तो है ही है, यानी कि पढ़ना है आपको। और स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण आपको पता है, 3 चरणों में था स्वतंत्रता संग्राम, और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, यानी व्यक्ति पे यहाँ पर फोकस किया गया है। तो उनके बारे में अक्सर आपने देखा होगा कि 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर रखा है। और देखिए स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण एवं पुनर्गठन। और आपका विश्व इतिहास में देखिए, विश्व इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। तो ये सारी चीजें विश्व इतिहास में आप नोट कर सकते हैं अच्छे से इन्हें। और आपका एक पॉइंट है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। अब क्या होता है कि जैसे ही भारतीय समाज की बात आती है तो रामचंद्र गुहा नहीं, एक लेखक की बुक आती है, मुझे इस समय लेखक ध्यान नहीं आ रहा है, उसकी बुक पढ़ने बैठ जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। अरे यार हम भारतीय समाज में रह रहे हैं तो हमें पता है ना क्या होता है समाज में, वही चीजें हैं सारी जो हम न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते हैं। और थोड़ा विविधता के बारे में जान लेना मतलब जरूरी है, पूर्व उत्तर पूर्व में क्या विशेषताएं हैं, दक्षिण भारत की क्या विशेषताएं, तो ये सारी चीजें टीवी पर न्यूज़पेपर में आती रहती हैं, अगर आप पढ़ते हैं जरूर तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, ये मान के चलिए। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या, तो महिलाओं का संगठन आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, भूमिकाएं क्या क्या रही हैं, संबंधित मुद्दे महिलाओं से, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रक्षोपाय, जैसे मान लीजिए शहरीकरण और उनकी समस्याएं। तो अभी दिल्ली में चला था
प्रदूषण, तो उससे जुड़ के एक क्वेश्चन आ गया था कि दिल्ली में ही प्रदूषण क्यों है, कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है, मेट्रो सिटी वो भी है वहाँ पर भी ज़्यादा, एक तरह से ऐसे जुड़ जाते हैं ये चीज़, सब यहीं से आते हैं क्वेश्चन। भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव आपने देखा होगा, हमेशा कभी महिलाओं पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, कभी वृद्धों पर, कभी बच्चों पर, कभी बूढ़ों पर, ऐसे पूछते रहते हैं। तो एक ये आप कर लें इन्हें, जो भी निम्न तबके हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के भूमंडलीय प्रभाव देखें। अब मान ली आने वाले समय में पूछ लिया तो SC ST पर भूमंडलीयकरण का क्या प्रभाव पड़ा, या फिर आरक्षण का क्या प्रभाव पड़ा भूमंडलीकरण का, तो ये चीजें आप थोड़ा दिमाग में सोचते रहिए बस। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हम वैसे बात करेंगे कि करके संप्रदायवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सशक्तिकरण क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं। अब ये भूगोल के बारे में एक तरह से तो उसका बेसिक जान लेना जरूरी है। जैसे उन्होंने अलग से दे दिया है विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, इसमें मेंशन अलग से क्या किया है, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। तो ये आपको एक तरह से जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा संसाधन है। और विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राकृतिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, यानी जैसे मान के चलिए तृतीयक कारक कौन 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 से हैं, जो मान लीजिए सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र हर किसी क्षेत्र किसी पर्टिकुलर भारत में स्थायी रूप ले रहा है, तो वो क्यों ले रहा है, उसके कारण क्या है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हुआ कृषि, तो वो हमारे देश में कृषि क्यों है, क्यों कृषि प्रधान देश है, या फिर अमेरिका में कृषि का बहुत ज्यादा क्षेत्र है तो वो क्यों है, ऐसे करके ये चीजें थोड़ी सी जानकारी जरूरी है, सिलेबस पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भौतिकीय घटनाएं, भूगोलीय विशेषताएं और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भौगोलीय विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावतरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन, यानी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटिव ये चीजें आ गई। और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव क्या क्या होंगे मानव जाति पर, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, मानव जाति को एक तरह सशक्त बनाने के लिए तो चीजें हैं, यानी कि वो कितना सभ्य बने, तो यही चीज बतानी है। अब देखिए सामान्य अध्ययन का जो पेपर 2 आता है उसमें क्या क्या था, ब्रीफली हमने देखा था शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और इसके अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है भारतीय संविधान, इतिहास का आधार, यानी भारतीय संविधान का ऐतिहासिक जो आधार है वो जानना है। विकास कैसे हुआ, विशेषताएं क्या है इसकी, संशोधन कौन कौन से हुए, महत्वपूर्ण प्रावधान है, बुनियादी संरचना क्या है, बुनियादी ढांचे की बात होती है ना, तो वो क्या है, यही सारी चीजें हैं। संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान, तो ये सारी चीजें हैं। शक्तियों का पृथक्करण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, यानी कि संविधान की अन्य देशों से तुलना, अगर करंट में कोई चीज चल रही है, जैसे मान लीजिए ट्रम्प का चल रहा है अभी, तो हमें थोड़ा सा अमेरिका की थोड़ा सा तुलनात्मक हमें जानकारी होनी चाहिए हल्की सी। इसके लिए क्या करें, आप बुक पढ़ें थोड़ी सी, वहीं से पढ़ लें, थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा कम से कम। कम से कम आपको पॉलिटी की बुक पूरी पढ़नी है, ये मान के चलिए अच्छे से। और आपने देखा होगा पॉलिटी से जुड़ के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये मान के चलिए। जैसे जैसे आपका क्या है, ये संसद है और राज्य विधायिका है, संरचना क्या होती है इनकी, कार्य क्या है संसद के और राज्य विधायिका का, कार्य संचालन क्या है, शक्तियां और विशेषाधिकार क्या है, विशेषाधिकार मिले हुए हैं आपको पता है वो क्या है, इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, ये करंट से जुड़ गया, उत्पन्न होने वाले विषय यानी करंट में जो उत्पन्न होने हैं इनसे संबंधित उनको जानना है हमें। जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना क्या है, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग ये भी जानना है। प्रभावक समूह, यानी कि जो दबाव समूह होते हैं वही प्रभावक समूह के रूप में एक तरह से यूज किया इन्होंने। और औपचारिक अनौपचारिक संघ जो भी बने हुए हैं, जैसे NGO वगैरह जो होते हैं, अलग से भी दिया हुआ है। शासन प्रणाली में उनकी भूमिका भी बतानी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता बतानी है, यानी 1951 और 50-51 का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम बना हुआ है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो एक तरह से चुनाव से संबंधित है, बिल्कुल जनप्रतिनिधियों से संबंधित है। और जनप्रतिनिधि ही एक तरह से देश को आगे ले जाते हैं, हमारे शासन को एक तरह से व्यवस्थित करते हैं, तो उनके बारे में जानना जरूरी है हमें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांविधिक, विनियामक और विभिन्न
अर्ध न्यायिक निकाय, तो ये जानकारी होनी चाहिए। और जैसे नेक्स्ट है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार की नीतियां क्या हैं, उनमें क्या हस्तक्षेप होते हैं, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। आप सिलेबस बस देखते रहिए अच्छे से। और देखिए विकास प्रक्रिया और विकास उद्योग, यानी विकास प्रक्रिया होती है एक और विकास उद्योग होता है, जिसमें गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह एवं संघों, दार्शनिकों और लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका क्या क्या है इनमें विकास की क्रियाओं में और विकास उद्योग में। इन लोगों की एक तरह से भूमिका क्या रहती है, एनजीओज की और स्वयं सहायता समूह की, संघों की, दानकर्ताओं की, तो ये सारी चीजें हैं। आपका नेक्स्ट है केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों, यानी कि अति संवेदनशील वर्ग आपको पता है कौन है, अल्पसंख्यक वर्ग, महिला वर्ग, एससी एसटी वर्ग, और जो भी पिछड़े तबके के हैं, जो गरीब हैं, वो हो गए अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, यानी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए हमें, कौन कौन सी योजनाएं एक तरह से लेकर आई है सरकार, और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, यानी योजना तो आई चलो बन गई, लेकिन इसका निष्पादन क्या निकला, यानी परिणाम क्या हुआ, क्या इससे परिवर्तन हुआ उनके अंदर। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, यानी कौन कौन से तंत्र गठित किए गए हैं इनसे जुड़े हुए, जैसे विधि, संस्थान और निकाय, कौन कौन से विधि बनाई गई हैं, संस्थान कौन कौन से बनाए हैं और निकाय कौन कौन से बनाए गए हैं इनसे जुड़े हुए। जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कोई भी नई योजना निकाली, मान लीजिए नई मंजिल, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि नई मंजिल कार्य क्या करती है, तो ये आपकी एक तरह से उदाहरण के रूप में उसमें डाल सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। तो स्वास्थ्य शिक्षा सेवा इनके बारे में थोड़ी सी होनी चाहिए जानकारी, गरीबी और भूख से संबंधित विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें। और भारत और शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, जैसे ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, मतलब ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग क्या है, मॉडल क्या है इसका, ई गवर्नेंस का सफलताएं क्या है, सीमाएं क्या है और संभावनाएं क्या है, नागरिक चार्टर यानी कि सिटीजन चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय भी जो भी हैं। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका बिल्कुल पता होनी चाहिए, जब हम बनने जा रहे हैं तो हमें अपनी भूमिका पता होनी चाहिए कि लोकतंत्र में हमारी भूमिका क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं समाज को बढ़ाने के लिए, चाहे हमारे ऊपर कोई दबाव आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। जो नई नई हमारे साथ जो भी कोड बन रहे हैं, सिविल कोड बन रहे हैं सिविल सेवकों के लिए, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे दान से रिलेटिव हो, कोई भी हो। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत एवं उनके पड़ोसी संबंध, देखिए अलग से मेंशन किया हुआ है यहाँ, भारत और इसके पड़ोसी संबंध। हमेशा देखना क्वेश्चन जो भी आते हैं तो आपके भारत और भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनसे ही जुड़ के आते हैं, कभी आपने नहीं सोचा होगा अमेरिका के और इसके संबंध नहीं नहीं आते हैं, ज्यादातर पड़ोसियों से ही आते हैं, इसी वजह से आते हैं क्योंकि मेंशन नहीं किया है वहां पर। देखिए द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय समूह, यानी कि जो समूह बने हुए हैं G20 या फिर बेसिक और ब्रिक्स, और ये ऐसे समूह बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले, ऐसा नहीं कि भारत उसका समूह नहीं है, मान लीजिए टीटीटी टीपीपी था, मान लीजिए अभी अमेरिका उससे हट गया है, तो उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा सा हमें उसके लिए जानकारी होनी चाहिए। आने वाले समय में बात करेंगे हम अच्छे से। भारत जैसे नेक्स्ट पॉइंट है भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील नीतियों की नीतियां और राजनीतिक प्रभाव। और नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, हमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है, जैसे जैसे आपका WTO हुआ और आपका UNA हुआ और आपका जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हुआ, तो संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अध्यादेश, यानी संरचना के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, और अध्यादेश यानी कि उनके कार्य क्या है, एक तरह से उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आता है सामान्य अध्ययन थर्ड पेपर, जो कि ब्रीफली हमने देखा था कि इसमें क्या चीज आती है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये महत्वपूर्ण था। अब इसके अंदर क्या क्या आता है उसे देखते हैं हम डिटेल में, क्या क्या चीजें आती हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें लें और कॉपी पे लिख लें, पॉइंट वाइज, पेज वाइज, और उनको दिमाग में रचा बसा लें, और आप जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अरे यार ये तो मेरे सिलेबस में है, और आप अच्छे से एक तरह से मोटिवेट हो जाएंगे पढ़ने के लिए, और आपकी इच्छा जाग जाएगी पढ़ने की। इससे ये होता है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, बजट के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, अभी हाल ही में आया है,
मुख्य फसलें कौन-कौन सी, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न हमें जानकारी होनी चाहिए थोड़ी-सी, रबी और ये सब जो भी फसलें होती हैं, सिंचाई के विभिन्न प्रकार जैसे ड्रिप सिंचाई और बहुत सारी सिंचाई से और एवं इसकी प्रणाली क्या-क्या हैं, कृषि उत्पाद का भंडार यानी पीडीएस वगैरह ये सब होते हैं और खाद्य सुरक्षा और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। परिवहन, विपणन यानी कि व्यापार कैसे हो, इनका संबंधित विषय और बाधाएँ क्या-क्या हैं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी कैसे काम करती है, तो यही सारी चीज़ें जाननी है एक तरह से। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता। कृषि सहायता हम देते हैं सब्सिडी, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, संबंधित विषय क्या-क्या हैं, जन वितरण प्रणाली और जन वितरण प्रणाली के उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, उसकी सीमाएँ क्या हैं, सुरक्षा क्या है इसकी, बफर स्टॉक एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय और प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र यानी पशुपालन एक तरह से हाँ, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को किस प्रकार से लाभ प्राप्त करा सकता है, तो उससे जुड़े हुए अर्थशास्त्र को हमें समझना ज़रूरी है। यहीं से तो आते हैं क्वेश्चन। भारत में खाद्य प्रसंस्करण, अभी मैंने बात करी थी, और आपका खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ होता है यानी जैसे आलू है तो आलू की चिप्स जो बन जाएगी वो प्रसंस्करण हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण विषय, क्योंकि उसमें 1 रुपए के आलू को 10 रुपए में बेचते हैं ये लोग, थोड़ा-सा प्रसंस्करण करके। तो ये होना चाहिए। संबंधित उद्योग, कार्य एवं महत्व, इनके स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएँ क्या-क्या हो सकती हैं, आपूर्ति श्रृंखला क्या हो सकती है, प्रबंधन कैसे हो सकता है। भारत में भूमि सुधार का क्या-क्या रूप रहा, उसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी होनी चाहिए। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए समाज पर हमने पहले देखा था फर्स्ट पेपर में, इसमें क्या करता है, अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ता है औद्योगिकरण का, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे बुनियादी ढांचा क्या होता है, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि इनके लिए क्या क्या सागरमाला प्रोजेक्ट सड़क और तुम्हारे साथ पत्तन को जोड़ने के लिए एक तरह से लाया गया है। बंदरगाह कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण, ऊर्जा से संबंधित कौन कौन से कार्य हैं। हमारे देश का निवेश मॉडल क्या है, एफडीआई और ये सब आ जाते हैं इसमें निवेश मॉडल के अंतर्गत, तो इसकी जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। तो यही सब हैं। और भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग इनके और रोजमर्रा के जीवन में ये ध्यान में रखना है, रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या प्रभाव है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। मान लीजिए कल 104 सैटेलाइट एक तरह से भेजे गए, तो चलिए ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में तो प्रगति होगी, लेकिन इसका आम जीवन में जो लोग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट ही तो होगा, इससे हमारे जीवन में एक तरह से अ, सुधार आएगा जब पैसा आ जाएगा हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें जुड़ के लिखनी पड़ती हैं हमें वहाँ पर, तो ये ऐसे ही लिखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन। देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास कौन-कौन सा हुआ, नई प्रौद्योगिकी का विकास कौन-कौन सा हुआ, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हो थोड़ी-सी, अंतरिक्ष के बारे में हल्की सी जो न्यूज़पेपर में आती है वही, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकार, ये अक्सर बना रहता है सुर्खियों में, से संबंधित पेटेंट वगैरह से रिलेटेड है ये, से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता यानी पता होना चाहिए थोड़ा-सा हमें न्यूज़पेपर के ज़रिए। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा प्रबंधन, ये पता होना चाहिए, अलग से ये क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। विकास एवं फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, ये नक्सलवाद वगैरह आ जाता है इसके अंदर। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, तो ये आईएसआई वगैरह है और आईएसआई है, तो ये सब किस प्रकार से हमारे देश को प्रभावित करते हैं। जैसे संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ के क्वेश्चन आ गया था, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, ये बिल्कुल आया था एग्जैक्ट क्वेश्चन। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, ये जानकारी होनी चाहिए। धन शोधन यानी काले धन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो, और इसे रोकने के उपाय भी आपको पता होने चाहिए थोड़े से क्या क्या हो सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध क्या है, ये जानकारी होनी चाहिए। और विभिन्न सुरक्षा बलों और संस्थाओं तथा उनके उद्देश्य, यानी कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, थोड़ा सा इनके बारे में हल्का था, जैसे ही न्यूज़पेपर में आता है तो पढ़ लेना थोड़ा सा जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि एक साल में ये चीजें कवर नहीं होंगी, बिल्कुल हो जाएंगी कवर, आप बेसिक भी जान जाएंगे इनके, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है जिन्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, और जिन्हें ये समझ है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो ये मान के चलिए वो उनका एक तरह से सही दिशा में नहीं है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, इसे नहीं देखते हैं और इसी के अंतर्गत पूरा आईएएस छुपा हुआ है, कहाँ से कैसे करना है, क्या करना है।
देखिए नेक्स्ट पेपर जो है फोर्थ पेपर है, जो कि नीति शास्त्र, ब्रीफली हमने देखा था नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। अब इसके अंदर क्या क्या होगा उन्हें देखते हैं हम, ठीक। इस पेपर से हमेशा लोग डरते रहते हैं, तो चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। डरने की बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो इसमें चीजें बताई गई हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा फॉलो कर लेंगे तो कोई आराम से नंबर इसमें आते हैं। तो देखिए इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज के आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करते हैं। यानी कि जो आप देखते हैं समाज में और आप सोचते हैं कि यार इसकी जगह ये हो जाता, प्रधानमंत्री ये योजना की जगह ऐसा कर देते, तो आपकी एक तरह से यही चीज तार्किकता, एक तरह से ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को मापा जाएगा। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले के अध्ययन यानी केस स्टडी के माध्यम भी चुना जा सकता है। तो केस स्टडी भी आती है, आपको पता होगा, प्रश्न पत्र देखा होगा तो आपने, आप नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। क्या क्या होगा इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। नीति शास्त्र तथा मानवीय सह संबंध, ये क्या है इसमें नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध में। मानविक क्रियाओं में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी तथा सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों तथा प्रचारकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि बुक पढ़ने लग गए या कुछ करने लग गए। हाँ, थोड़ा सा जो भी नेता हैं, महत्वपूर्ण समाज सुधारक रहे हैं, तो उनके बारे में तो हम वैसे भी एक तरह से जिज्ञासा है हमारे अंदर। सुधार जैसे गांधी जी के बारे में हम पढ़ते ही हैं, तो उनके लिए एक कोई उनके जीवन से प्रेरित कोई एक बुक पढ़ लीजिए छोटी सी, तो उसमें उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी, क्या थे उनके सिद्धांत समाज को लेके, राज्य को लेके, तो ये थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मार्क्स हुए, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जिन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं अभी तक, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए हमें। और मुझे नहीं लगता कि जानकारी लेने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो आता है ना। तो ये चीजें हैं। जैसे अभिवृत्ति सारांश यानी कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा। तो इन टेक्निकल वर्ड पे ना जाएं आप बिल्कुल। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, यानी कि अभिरुचि आपको पता होगा, एप्टीट्यूड तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर वफादारी निष्पादन, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति और सहिष्णुता तथा संवेदनशीलता। तो एक्चुअली में आपको कुछ नहीं करना, जो ये बड़े-बड़े शब्द हैं इनकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सहानुभूति क्या है, सहिष्णुता क्या है, देखेंगे हम आने वाली वीडियो में डिटेल से देखेंगे। गैर तरफदारी क्या होता है, निष्पक्षता क्या होती है, बस और कुछ नहीं। और बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और उनमें से केस स्टडी अपने आप बनती रहती है, ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक समझ, क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं। अवधारणाएं, इसकी अवधारणा क्या है, प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग और उपयोग और प्रयोग क्या है, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान क्या क्या है, आपके लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र स्थित तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या है, शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग। और इसमें नैतिक मुद्दे क्या क्या होते हैं, कॉरपोरेट शासन की व्यवस्था क्या है, तो ये जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी कॉरपोरेट के बारे में। शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्या होती है, लोक सेवकों की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार के बारे में जानकारी हो चाहिए। नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, और आपका कार्य संस्कृति, इन चीजों के बारे में, बस शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी केस स्टडी। और आपको ये बता दूं मैं, केस स्टडी के लिए केवल इन्होंने 1 पॉइंट दिया है यहाँ पर, देखिए 1 पॉइंट, लेकिन 50% केस स्टडी आती है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कोई भी आपसे समस्या दे दी जाएगी और उसके समाधान पूछे जाएंगे। बहुत ही
आप अच्छे ठंडे दिमाग से अगर उन्हें देखेंगे, सोचेंगे तो आप आराम से कर देंगे। उसके लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, केवल न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। डेली आप न्यूज़पेपर अच्छे से करिए, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पहले ही पॉइंट उन्होंने दे दिया है समसामयिक घटनाओं पर, और इसके अंदर से जो भी निकलेंगी चीज़ें उनको हम बात करेंगे। और इसके बाद जो पेपर बचता है वैकल्पिक विषय का, वो तो आपको अलग से देखना ही पड़ेगा। आप अलग-अलग देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कौन-कौन सा आप ले रहे हैं, तो मैं उसके बारे में भी अलग से वीडियो बना दूँगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में निरंतर वीडियो आते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम से क्या होने वाला है और क्या-क्या करना चाहिए और आपको कैसे पढ़ना है, इन सी चीज़ों के बारे में। और आने वाले समय में हम न्यूज़पेपर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे डेली, पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सी प्रश्न बन सकते हैं, इस प्रकार की घटना है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें, एग्जाम में डीजी नाम है मेरे इस चैनल का, तो देखते रहें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईएएस के लिए एक्चुअल में हम सब्जेक्ट कौन सा लें, जिसके लिए हम तथ्यों पर बात करेंगे। यानी कि यूपीएससी द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी जाती है, एनुअल रिपोर्ट, जो कि 65वीं एनुअल रिपोर्ट आ चुकी है अब तक, तो 2014-15 के बारे में है ये। तो इसमें से ही देखेंगे किस प्रकार से सब्जेक्ट हम चुन सकते हैं, क्या क्या तथ्य रहते हैं इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि आपके फॉर्म आ चुके हैं और आपको एक तरह से कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सब्जेक्ट एक्चुअल में कौन सा भरें। तो उसी को एक तरह से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसके थ्रू। आपको मैं तथ्य दिखाऊंगा, उसके आधार पर आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट लेते हैं हिंदी मीडियम के कितने लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, तो उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पूरा चार्ट है, इसमें से हम 2 ही मीडियम की बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो एक तरह से श्रोता हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, इंग्लिश और हिंदी के। तो देख लेते हैं इसमें से। देखिए हिंदी का तो ये रहा पोर्शन, ये पूरा दिया गया है यहाँ पर, और इंग्लिश का पूरा पोर्शन देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो हम एक एक करके देखेंगे क्या चीज़ें इनमें तथ्य हैं। इसमें जो रिपोर्ट दी गई है 2 सालों की दी गई, 2013 और 14 की। तो देखिए हिंदी मीडियम से 2013 में कितने लोगों ने एक तरह से मेंस दिया, ये दिया आपका 1453 लोगों ने मेंस दिया हिंदी मीडियम से। और 2014 में कितनों ने दिया, 2191 लोगों ने मेंस दिया हिंदी मीडियम वालों ने। और इधर इंग्लिश मीडियम वालों ने कितनों ने दिया, 12,349 लोगों ने दिया 2013 में, और 14 में दिया 13,785 लोगों ने। और बाकी के जो लोग हैं इधर की साइड, ये अलग अलग लैंग्वेज जैसे तेलुगु तमिल हुआ, उन्होंने दिया। अब देखते हैं ऑप्शनल पेपर कौन सा लेना चाहिए हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। देखिए एग्रीकल्चर जो लेते हैं वो केवल एक व्यक्ति ने लिया है एग्रीकल्चर, 2013 में भी 14 में भी। और देखिए एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका 5 लोगों ने 2013 में लिया था हिंदी मीडियम वालों ने, और 9 लोगों ने 2014 में लिया था। और इनकी सफलता का दर देखते हैं। अभी पहले से यही देख लेते हैं कौन कौन से हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट लेते हैं ज़्यादातर। तो देखिए बॉटनी वगैरह में 2-2 3-3 4-4 लोग लेते हैं। अब ये मेंस देते हैं, ये केमिस्ट्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से बहुत ही कम लोग लेते हैं, एक तरह से मेंस देते हैं, जो एक तरह से ये मान के चलिए। देखिए इकोनॉमिक्स में जैसे 7 लोगों ने लिया 2013 में, 14 में 19 लोगों ने लिया इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हिंदी माध्यम से। देखिए ज्योग्राफी लगभग 284 लोगों ने लेकर 2013 में मेंस दिया ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर, और 14 में दिया 410 लोगों ने लेकर, यानी डबल हो गए एक तरह से 2014 में। और रिजल्ट भी काफ़ी बहुत बेकार रहा था ज्योग्राफी का 2014 में। देखिए हिस्ट्री जो ली थी, हाँ 335 लोगों ने ली थी 2013 में, 25 लोगों ने ली थी 2013 में, और 2014 में कितने लोगों ने ली, 540 लोगों ने। यानी सर्वाधिक एक तरह से हिंदी माध्यम वाले हिस्ट्री ही लेते हैं। और इनकी सफलता का दर भी देखेंगे, जो कि हिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पर जो आता है हिंदी माध्यम वालों के लिए जो सब्जेक्ट लेते हैं, जहाँ की सफलता की दर भी काफ़ी है, फिलॉसफी। देखिए 226 लोगों ने फिलॉसफी लिया 2013 में, और 14 में लिया 320 लोगों ने। कुछ व्यक्ति फिजिक्स भी लेते हैं एक तरह से। देखिए एक व्यक्ति ने फिजिक्स लिया, तीन लोगों ने 2014 में लिया फिजिक्स हिंदी माध्यम वालों ने। देखिए पॉलिटिकल साइंस में केवल 41 लोग लेते हैं, और या 95 लोग लेते हैं, 2014 में लिया 95 में, और थोड़ा 15 में थोड़ा सा और बढ़ गया होगा ये मान के चलिए,
क्योंकि रिपोर्ट ये 2014 तक की है अभी तक की, तो उसी के आधार पर हमें तो देखना है। देखिए पब्लिक एड वालों ने 2013 में कितनों ने मेंस दिया पब्लिक एड से, 100 हिंदी मीडियम वालों ने 157 लोगों ने, और 186 लोगों ने 2014 में दिया मेंस, हिंदी मीडियम वालों ने पब्लिक एड लेकर। सोशियोलॉजी में भी यही स्थिति है, 2013 में 76 लोगों ने दिया, 2014 में दिया 102 लोगों ने हिंदी मीडियम लेके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट एक तरह से सही रह सकता है, यानी जहाँ पर सफलता दर ज़्यादा है उनकी, और जो लोग लेते हैं हिंदी मीडियम वाले, जहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, जहाँ पर आपको बुक वगैरह मिल जाएंगी, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं अभी हम संख्या के आधार पर देख लेते हैं। देखिए पहला सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, 410 लोगों ने 2014 में दिया है मेंस, तो ये एक सब्जेक्ट आप नोट कर लें, ज्योग्राफी। दूसरा नोट कर लें आप हिस्ट्री, तीसरा नोट कर लें आप फिलॉसफी, चौथा नोट कर लें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और पांचवा नोट कर लें आप सोशियोलॉजी। तो दोस्तों ये 5 सब्जेक्ट आप नोट कर लें और इनमें से देख लें आपके लिए कौन सा ज़्यादा एक तरह से इंटरेस्टिंग है इन 5 सब्जेक्टों में से, क्योंकि लगभग हिंदी मीडियम वाले जो मेंस में बैठते हैं तो लगभग इन्हीं सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं। बाकी के सब्जेक्ट आपने देखे, मैंने दिखाया आपके, जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ, लगभग 50-100 के आसपास लोग बैठते हैं, तो इसे भी ले सकते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा जितना कि वो 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी और आपका फिलॉसफी, तो ये सब्जेक्ट है। और जो सफलता की दर सबसे ज़्यादा है इनमें वो है आपका फिलॉसफी सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हिस्ट्री है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट देखना है आपको, अगर थोड़ा सा आपको साइंटिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, उसको भर सकते हैं आप। और आप थोड़ा सा फिलोसोफर हैं एक तरह से, हर चीज़ में एक तरह से फिलॉसफी आपके अंदर एक तरह से निकल जाती है, तो आपके लिए फिलॉसफी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अरस्तू वगैरह ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं फिलॉसफी के अंदर। और थोड़ा पब्लिक एड ले सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि उसमें लगभग सेकंड पेपर पूरा पूरा करंट से जुड़ के होता है सेकंड। और आप इसका सिलेबस वगैरह मत ना देखें कि कितना लंबा है, कितना छोटा है, या बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, आपको उसको एक तरह से इंटरेस्ट देखना अपना, आपका इंटरेस्ट किसमें, क्योंकि इंटरेस्ट जब तक नहीं होगा तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। इंटरेस्ट होगा तो कितना भी बड़ा सब्जेक्ट क्यों ना हो आप अच्छे से उसे कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको तथ्यों के आधार पर बताई हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए अक्सर एक तरह से चुनौती यही रहती है कि यार कौन सा सब्जेक्ट चुने एक तरह से, क्योंकि संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं उनके पास। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है इनके संसाधन आपको कहीं भी, छोटे से छोटा कोई भी शहर हो वहाँ पर एक तरह से मौजूद मिल जाएगा, एक तरह से मौजूदगी उसकी होगी ज़रूर ज़रूर। अब जैसे कोई कहे कि फिजिक्स से लूँगा मैं, तो देखिए यहाँ पर सफल दर क्या है, एक व्यक्ति लेता है फिजिक्स से मेंस देता है, और 3 लोगों ने 2014 में दिए हैं। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना, व्यवहारिक भी देखना पड़ेगा। जैसे कोई कहे कि जैसे किसी ने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो कहे मैं मैकेनिक इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम से लूँगा, तो देखिए एक व्यक्ति लेता है, यानी कि सफलता की दर यहाँ पर बहुत ही कम है, इस वजह से कोई लेता नहीं है। तो वही सब्जेक्ट लेना, आपको तो यार सिलेक्शन चाहिए यार, हमें क्या कोई विद्वान नहीं बनना है। और ये मैं आपको बता दूं एकेडमिक नहीं है, ये जो भी एग्जाम होता है, भले ही सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, लेकिन उसमें एकेडमिक चीज़ें नहीं देखी जाती हैं कि आप कितने होशियार हैं या नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा है वो महत्वपूर्ण है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो है 6वें नंबर पर रखें आप, कोई लेना चाहे तो। फर्स्ट नंबर पर आप फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड और फिलॉसफी वगैरह ये रखने हैं। और हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हैं आप चाहें तो, वो भी अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, और इनके संसाधन आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। ये है महत्वपूर्ण चीज़ है हिंदी मीडियम वालों के लिए। और बाकी के सब्जेक्टों में ना जाएं, जैसे लॉ किसी ने ले लिया हिंदी मीडियम, देखिए 2 लोग लेते हैं, 11 लोग लेते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। मैनेजमेंट में भी 1 आध 2 सब्जेक्ट, बाकी सब सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम के लिए कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। देखिए मैं दिखा देता हूँ इंग्लिश मीडियम का ग्राफ, देखिए वो सभी सब्जेक्ट, क्योंकि लगभग ज़्यादातर लोग जो मेंस देते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले ही होते हैं, तो उनका ग्राफ बहुत अच्छा है। देखिए कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं वो, ये देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप इंग्लिश मीडियम वाले तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन फिर भी सबसे सर्वाधिक देखिए ये वाला सब्जेक्ट है। देखते हैं ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये पब्लिक एड है। तो पब्लिक एड भी मतलब एक तरह से हिंदी मीडियम वाले कम लेते हैं और वो ज़्यादा लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। तो आपको वही सब्जेक्ट चुनने हैं ना जो हिंदी मीडियम वाले जो जहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपको आपके सामने मैंने ये तथ्य रख दिए हैं,
आप चाहें तो कोई भी सब्जेक्ट इन पाँचों में से चुन सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले। और फॉर्म अच्छे से भरें आप। आज शाम को मतलब आज आ चुके हैं एक तरह से, जब तक ये वीडियो आएगा, ये चलता रहेगा लगभग वीडियो इस वजह से। तो फॉर्म आ चुके हैं, अच्छे से भरें उसे और कन्फ्यूज़ ना हो बिल्कुल भी। जो सब्जेक्ट मैंने 5 बताए हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, उन्हीं में से भरें आप। आपको संसाधन सारे उपलब्ध हो जाएँगे उनके, इतना मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसी आधार पर हम एक आध वीडियो और बनाएँगे तथ्यों के आधार पर। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहें एग्ज़ाम मेड ईज़ी। धन्यवाद।